This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जुनैद गुल। वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। नाज़रीन, हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं ऑन स्टॉक मार्केट, परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हमने जब उसका मर्जर हुआ था बिटवीन द थ्री एक्सचेंजेस ऑफ पाकिस्तान, हमने उस पर प्रोग्राम किया था। प्लस वी हैव डन प्रोग्राम ऑन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट एज वेल, लुकिंग एट द म्यूचुअल फंड्स, मुदारबा, सबको हमने देखा है। आज हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे कैपिटल मार्केट के ऊपर ही, एंड वी विल लुक एट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग and the education provided in the capital market. Now just to give a very quick review, capital market जो है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक very strong, robust and a very structured capital market plays a very important role, because capital market, the function basically is to create or to bridge the gap between the investors and the savers, and to transfer the money from the surplus to the deficit part, to make it more productive and to create more economic activity and fuel the economic activity of a country. मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि if it's a very properly organized, solid and a liquid capital market, it is exactly like ऐसी गाड़ी जिसमें कि जो फ्यूल इंजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी का है, एंड इट इज़ रनिंग द इंजन एट अ वेरी फास्ट पेस। सो स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली इसी तरह से है कि इफ़ इट्स अ वेरी प्रॉपर डाइवर्स ब्रेथ डेप्थ अच्छी है स्टॉक कैपिटल मार्केट की, और उसकी जो लिक्विडिटी है इज़ गुड, देन इट कैन फ्यूल द इंजन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री इन अ वेरी फास्ट वे। नाउ पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, आई थिंक विद ऑल द लिमिटेशंस दैट वी हैव सीन, स्टिल आई थिंक वी सी अ वेरी गुड रोबस्ट कैपिटल मार्केट प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान एज वेल। उसकी लिमिटेशंस और उसकी जो प्रॉब्लम्स इशूज़ जो भी है वो हम देखते रहे हैं और उसके बारे में डिस्कशन भी करते रहे, विच इज़ नॉट द टॉपिक फॉर द डिस्कशन टुडे। नाउ आज हम ये देखेंगे कि जब पिछले प्रोग्राम में भी हमारे कुछ गेस्ट आते रहे, वो ये कहते रहे हमेशा से कि जो एक स्टॉक मार्केट में एक लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो एक ट्रेडर या एक ब्रोकर जो कि अपने कस्टमर को या क्लाइंट को एडवाइस या कंसल्ट कर रहा होता है कि विच इज स्टॉक टू बाय एंड विच वेयर टू इन्वेस्ट, विच बॉन्ड्स टू इन्वेस्ट इन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स और व्हाट काइंड ऑफ पूल ऑफ फंड्स टू बाय टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, इन सब चीज़ों को करने के लिए आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशन, इट्स अ फुल प्रॉपर साइंस। एंड इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ये इस तरह से नहीं हो रहा है। जनरली द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द लेवल, उसमें एक चीज़ तो मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा उसकी कि जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं दे वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड नो कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, बट only knowing the market sentiment through experience is not enough in my opinion, and I think which is the reason, one of the major reasons कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है for making investment in the stock market is very low in terms of पाकिस्तान कल्चर, बिकॉज अगर देखा जाए सिर्फ 3.5 या 3 लाख लोग हैं जो कि इस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से भी बहुत कम जो हैं दे आर एक्चुअली एक्टिव प्रैक्टिशनर और एक्टिव इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। प्लस अवेयरनेस अगेन इज़ वेरी की to making people aware and why they should come and invest in the stock market. तो इसी चीज़ पे डिस्कस करने के लिए, to understand what steps SCCP is taking या हमारे मुल्क में ऐसे क्या चीज़ें की जा रही हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेवल बढ़ाया जाए, हमारे साथ मौजूद है आज इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। अस्सलाम वालेकुम सर, जनाब मोहम्मद अली खान साहब, आप MD हैं ICM विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन पाकिस्तान। एंड सर अनफॉर्चुनेटली और आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा इसके बारे में, बिकॉज इसकी अवेयरनेस लेवल इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई है हमारे मुल्क में। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, व्हाट इज़ ICM, व्हाई इट वाज स्टार्टेड, और आप लोग किस किस्म के कोर्सेज जो हैं वो पढ़ा रहे हैं? जी थैंक यू जुनैद। इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट जो है 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने अलॉन्ग विद SCCP जो है इस्टेब्लिश किया था। इस पर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है जिसमें SCCP है, आपकी तीनों उस वक्त की एक्सचेंजेस, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, नेशनल क्लियरिंग और इवन दूसरी साइड पे म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, इवन CF एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी इसकी शेयर होल्डर है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये कि जितने भी प्रोफेशनल्स कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हैं वो ट्रेन और सर्टिफाइड हों। तो बेसिक स्टार्टिंग थी एक सर्टिफाइड ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करे तमाम उन प्रोफेशनल्स को जो कि इस मार्केट में काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि क्योंकि फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक सेल्स पर्सन होता है, तो उस वक्त जो है वो 2009 में 2 सर्टिफिकेशन लॉन्च की गई।
जो कि सेल्स प्रोफेशनल्स को टारगेट करती थी, जिसमें एक सर्टिफिकेशन जो थी वो म्यूचुअल फंड एजेंट्स के लिए थी, जिनको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स कहते हैं। एक सर्टिफिकेशन उनके लिए लॉन्च की गई थी और दूसरी सर्टिफिकेशन इक्विटी सेल्स पर्सनस के लिए या ब्रोकर्स के लिए जो कि इन्वेस्टर को एडवाइस करते हैं। ये दो सर्टिफिकेशन शुरू में मैंने कहा था एक्चुअली उस पर काम हो रहा है जी। तो ये 2009 में ये सर्टिफिकेशन लॉन्च की गई थी और उस वक्त SECP ने भी ये दोनों सर्टिफिकेशन मैंडेटरी की थी, बट विद सर्टेन परसेंटेज लिमिटेशंस कि जिसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि किसी भी ब्रोकरेज हाउस में किसी AMC में उसकी सेल्स फोर्स का जो है 2 और 20% विचएवर इज़ हायर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। सेल्स फोर्स या फिर सेल्स फोर्स का whichever is higher से क्या मतलब मीन्स 2 और 20%। अगर किसी ब्रोकर के पास या किसी AMC के पास 10 एजेंट्स हैं तो उसके लिए 2 एजेंट्स को सर्टिफाई कराना ज़रूरी था, which is I think मुझे समझ नहीं आई। हाँ, अब इसमें देखिए एक क्योंकि ये एक नई सर्टिफिकेशन रिजीम थी, इससे पहले इस तरह की सर्टिफिकेशन रिजीम कैपिटल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो एक एक्सेप्टेबिलिटी पर्पज़ से जो है वो ये एक बात बिल्कुल ठीक थी कि एक सर्टेन परसेंटेज से स्टार्ट लिया जाए। तो आफ्टर 2009 जो है ये सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है ये चेंज नहीं की गई और जब से अब तक वही चल रही है। ये फिर 2015 अप्रैल में जाके SECP ने इसको अमेंड किया और फिर उस वक्त जो है इसको 100% पे कन्वर्ट कर दिया कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस है या AMC है उसके सेल्स स्टाफ का 100% जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। और उनको ऑब्वियसली टाइम लाइन भी दी गई है जिसमें दिसंबर तक की डेडलाइन है कि दिसंबर तक सर्टिफाइड करा लें, 2016 तक। तो 2009 से लेके मोहम्मद अली अब 2015 तक कोई नंबर्स हैं आपके पास कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गॉट सर्टिफाइड? क्योंकि मैं तो जो शुरू में बात करता वो इसलिए करता कि मुझे नहीं पता था कि ये सर्टिफिकेशन मौजूद है ऐसी। तो आई स्टिल बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी अवेयर और नॉट वेरी लिटरेट और एजुकेटेड ऑन टू कंसल्ट और एडवाइस ऑन स्टॉक ब्रोकरेज। देखिए इसमें जो 2 सेगमेंट्स हैं, एक तो कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं और दूसरा सेगमेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जिसमें आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसको ऐसे कहें कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वहाँ से रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। बट इट्स अ वेरी स्मॉल साइज इन पाकिस्तान। हाँ, स्टिल इट्स अ वेरी स्मॉल साइज, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह ग्रो कर रहा है या इन्वेस्टमेंट का एपिटाइट बढ़ रहा है मुल्क में या नॉलेज एक्सपैंड हो रहा है तो उसमें इनके काफ़ी एजेंट्स जो है वो सर्टिफाई है। हमारे पास मोर देन 1000 एजेंट्स जो हैं इनकी सर्टिफाई हो चुके हैं। टोटल कितने एनी आइडिया है? इट्स अप्रॉक्सिमेटली 3,000 to 3,000 to 4,000. 1/3 is already. हाँ, 1/3 is already certified. Which is in 7 years or 1 year? 2015 से काउंट कर रहे हैं या कैसे कब से काउंट कर रहे हैं? नहीं, ये 7 years. 7 years. 7 years में। ठीक है। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस जो डेवलपिंग नेशंस में इशू होता है कि जितना भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है तकरीबन उतना ही कोशिश की जाती है कि उसकी सर्टिफिकेशन ली जाए। बट क्योंकि एजुकेशन सर्टिफिकेशन है ये वैल्यू एडिशन है आपके स्टाफ में, वर्कफोर्स में, उनके स्किल में एनहांसमेंट है। Which is I think good. I mean, I would love it. हाँ, अब इसमें ये कि सिर्फ वहाँ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा बल्कि जो दूसरी साइड थी ब्रोकरेज इंडस्ट्री वहाँ से सर्टिफिकेशन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। ब्रोकरेज इंडस्ट्री से जो कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी इन सर्टिफिकेशन की, तो वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। मार्केट जी बिल्कुल बिगर साइज़ भी है और उसके अलावा वो एक इमेज चेंज करने के लिए भी वहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो है वो सर्टिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड हों। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर SECP ने ये किया कि अब 100% इन्फोर्समेंट जो है इसकी की जाए। तो अब इक्विटी सेल्स और म्यूचुअल फंड एजेंट्स जो हैं उनके ऊपर 100% रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एजेंट जो है वो विदाउट सर्टिफिकेशन काम नहीं कर सकता। हाउ मच आर दे एनफोर्सिंग दिस थिंग नाउ? एंड एनी आइडिया कि कितने स्टॉक ब्रोकर्स हैं ओवरऑल एंड कितने अब तक हो गए हैं एंड हाउ मच आर दे एनफोर्सिंग द लॉ? अच्छा, इसमें जो नंबर्स हैं इसमें अगर देखें तो ब्रोकर्स जो अब मर्जर के बाद मोर देन 400 ब्रोकर्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो 22-23 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं टोटल। हमारे पास जो नंबर्स हैं इसमें अब थोड़ा सा SECP ने स्ट्रिक्टनेस की है जिसकी वजह से जो है वो अब सर्टिफिकेशन में नंबर आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस तो 22 है बट टोटल ब्रोकर्स एनी आइडिया एनी अप्रॉक्सिमेट नंबर्स कितने होंगे? नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो मोर देन 400 है। मोर 400 सॉरी 400 मोर देन 400 है। और ये कितने? सॉरी 400 ब्रोकरेज हाउसेस बट हाउ मेनी एजेंट्स? एजेंट्स इसमें कोई 4000 के करीब टोटल एजेंट्स का नंबर आ सकता है। हाँ, 10 पर एवरेज अगर करें तो 10 पर एवरेज है। उनमें से कितने अब तक किसी ने भी नहीं कराई इनमें से? नहीं, अब जो लास्ट जो 2015 में सर्टिफिकेशन मैंडेटरी की गई थी तो उसके बाद रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज से कुछ नंबर्स आए हैं या कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने 100% कंप्लायंस कर ली है।
ख़ास तौर पे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनके पास स्टाफ ज़्यादा भी है बट उन्होंने फिर भी 100% कंप्लायंस इंश्योर कर रहे हैं। एंड द कंप्लायंस इज मेड मैंडेटरी हाउ? आई मीन वो ऐसे करते हैं, एससीसीबी कह रहे हैं अगर आप इस लिमिट तक नहीं करेंगे तो देन योर एक्टिविटी सस्पेंड हो जाएगी, आप यू नॉट बी अलाउड टू गो ऑन द फ्लोर, ऐसा कुछ है क्या इसमें? इसमें देखिए 2 लेवल हैं इसकी रिक्वायरमेंट के। नंबर 1 ये है कि जो एग्जिस्टिंग है उसको दिसंबर 2016 तक कंप्लीट करनी है तमाम सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो एग्जिस्टिंग है, okay. उसके बाद जो भी न्यू इंडक्ट होंगे उनको विद इन 1 ईयर वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। okay. अच्छा, अब इसमें होता ये है कि एससीसीपी का अपना इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़्म है जिसमें वो ब्रोकर्स या जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब के इन्फोर्समेंट चेक करते हैं या कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। तो वो उस कंप्लायंस में जितने भी इश्यूज़ आइडेंटिफाई होते हैं तो उस हिसाब से उनके साथ वो वैसे ही उनको नोटिस सेंड किए जाते हैं और उस हिसाब से उनको पेनलाइज भी किया जाता है। राइट। अच्छा, डू यू सी एनी कोरिलेशन मोहम्मद अली के, जैसे दुनिया भर में अगर आप, आई एम श्योर आप तो उसको भी देखते होगे ना, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फिनोमेनन क्या है कि विदाउट सर्टिफिकेशन और विद सर्टिफिकेशन ओवरऑल कैपिटल मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, एक तो क्योंकि एक साइकिल है कि डेवलप्ड नेशंस में चीज़ें पहले ही तमाम एंगल से देखी जाती हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है, एजुकेशन के भी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है, इसी तरह हर इंडस्ट्री का भी अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है। जबकि डेवलपिंग नेशन में इशू ये होता है कि कुछ एरियाज़ जो है या कुछ इंडस्ट्रीज़ प्रायोरिटाइज होती हैं, उन पे फोकस होता है, बहुत सारे एरियाज़ मेजरली निगलेक्टेड होते हैं। फिर कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं होता है कि किस इंडस्ट्री को किस तरह लेके जाना है। इवन बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो इकॉनमी का भी फ्रेमवर्क नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक इशू है जो कि टाइम वक्त के साथ एड्रेस होता है जैसे जैसे कंट्री डेवलप होते हैं। okay. तो जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जिसको अगर हम सिर्फ कैपिटल मार्केट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ नेबर में भी जितने हैं, वो तमाम के तमाम वहाँ सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। डेवलप्ड नेशंस में ये है कि विदाउट सर्टिफिकेशन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। जबकि डेवलपिंग में ये होता है कि कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इस टाइम में वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लें। जिस तरह इंडिया है, इंडिया में सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, मलेशिया है, आपका सिंगापुर है, रीजन में हांगकॉन्ग है, चाइना है, इन सब में सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। इवन मिडल ईस्ट में भी दुबई, बहरीन और सऊदी अरेबिया में भी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी पीछे हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक ये सर्टिफिकेशन को प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया जाए तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प द स्टॉक एक्सचेंज और द कैपिटल मार्केट इटसेल्फ एज वेल। तो ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आई थिंक इनको तो खुद ही समझना चाहिए कि इससे इनके अपने बिजनेस में भी, क्योंकि जैसे आप मुझे ऑफ देयर बता रहे थे कि इससे सेलिंग स्किल्स भी इनकी बढ़ जाती हैं, दे कैन सेल बेटर। तो आई थिंक दैट हेल्प्स देयर बिजनेस एज वेल डायरेक्टली। तो आप लोगों को ये चीज़ समझा रहे हैं? ये चीज़ देखिए, इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि आप डिफरेंट फोरम्स पे स्टॉक मार्केट की, कैपिटल मार्केट की मार्केटिंग करते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे कवरेज आती है, बट जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सेल्स पर्सन है, जब वो ट्रेंड या सर्टिफाइड नहीं होगा तो वो आपकी जितनी भी लीड्स जनरेट हो रही हैं वो वहीं से रिवर्स हो जाती हैं। हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेल्स पर्सन है, वो सर्टिफाइड होने चाहिए। उसके क्योंकि जब भी कोई लीड जनरेट होगी, कोई कॉल करेगा तो आगे इतना ट्रेंड या इतना एजुकेटेड प्रोफेशनल होना चाहिए कि वो उस लीड को हैंडल कर सके और उसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सेलिंग जो थोड़ा सा मुझे आइडिया है, सेलिंग इज बेसिकली और रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि यू कैन गिव कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपको कुछ चीज़ बेच रहा हूँ तो यू विल नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू बाय इट फ्रॉम मी जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि जो मैं बेच रहा हूँ उसका मुझे खुद अच्छी तरह पता है। तो आई थिंक वो जो मैं शुरू में अपने प्रियम्बल में भी कह रहा था कि वो जो एक ट्रस्ट का जो इशू है, जो लोग आपको ट्रस्ट कैसे क्यों करें, मैं किसी ब्रोकर को ट्रस्ट क्यों करूँ। तो आई थिंक टू बिल्ड द ट्रस्ट उसकी ज़रूरी है कि उसको अपनी जो नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अभी तो ये होता है कि आपको एक टिप मिल जाती है और उसके ऊपर पूरी जो मार्केट है वो उठाई गिराई जाती है। तो आई थिंक दैट विल आल्सो चेंज वंस द एजुकेशन पार्ट इज कंप्लीटेड। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह, तो मैं शुरू में कहना भूल गया, यू आर वेरी यंग CEO माशाल्लाह, एंड आई थिंक वेरी फ्यू, इट्स अ वेरी न्यू चेंज इन पाकिस्तान के, आप जैसे यंग जो है माशाल्लाह लोग इस पोजीशन पे पहुँच रहे हैं। दिस इज़ वेरी एक्सेलेंट, वेरी गुड ट्रेंड। अच्छा मुझे ये बताइए मोहम्मद अली कि व्हाट काइंड ऑफ डू यू नीड एनी बेसिक एजुकेशन टू गो फॉर सर्टिफिकेशन? बिकॉज हमारे जो स्टॉक ब्रोकर ज़्यादातर हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या उसको एक मिनिमम एजुकेशन लेवल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द स्टडी मटेरियल, या क्या मतलब व्हाट इज़ दैट?
देखिए, जब आप सर्टिफिकेशन एक होता है डिग्री रिक्वायरमेंट, एक जिस तरह डिग्री इंस्टीट्यूट आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी ये डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। बट फॉर सर्टिफिकेशन अक्रॉस द ग्लोब प्रीवियस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है कोई, क्योंकि आप स्पेसिफिक फंक्शन की सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको समझने के लिए कोर्स मटेरियल को क्या कुछ बेसिक आना चाहिए, व्हाट इज द बेसिक कोर्स मटेरियल के लिए डेफिनेटली अगर एक इंटरमीडिएट है या मैट्रिकुलेट है जिसने ऑब्वियसली एक प्रोसेस के जरिए स्टडी किया है, बेसिक तालीम है तो वो आसानी से कर लेता है। जबकि जो जिसकी बेसिक नहीं है एजुकेशन उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट देखिए, एफर्ट करने से हर कोई हर काम हो जाता है। बिल्कुल सही बात। वो एक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक चाय वाला एक ऑफिस में हमारे हायर हुआ था और वो ग्रो करके उसने मास्टर्स भी कर लिया माशाल्लाह, और फिर वो एक सीनियर पोजीशन पे भी पहुंच गया। एक्सीलेंट। इट्स हर चीज़ एफर्ट एंड जो लगन और डेडिकेशन बेसिकली। अच्छा, तो ये आप लोगों का थोड़ा स्ट्रक्चर बताएं कि आप लोगों के कोर्स हाउ आर द डिजाइन, आई मीन व्हाट एरियाज ऑफ कैपिटल मार्केट आर दे टचिंग अपॉन? इसमें जो हमारी सर्टिफिकेशंस हैं, पहले मैं सर्टिफिकेशंस का बता देता हूँ कि सर्टिफिकेशन क्या हैं। दो बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं, जो कि एक सर्टिफिकेशन जिसमें फंडामेंटल ऑफ कैपिटल मार्केट है, वो बेसिक कैपिटल मार्केट के नॉलेज पे बिल्ट है, और दूसरी है मार्केट रेगुलेशन, जो पाकिस्तान मार्केट रेगुलेशन एग्जाम सर्टिफिकेशन है। उसमें कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी जो रेगुलेशंस हैं जिनसे ऑन एंड ऑफ डिफरेंट टाइम पे आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है या जो आपके ऊपर इन्फोर्स होते हैं, तो उन रेगुलेशंस का इंट्रोडक्शन या इंपॉर्टेंट रेगुलेशन उसमें कवर होते हैं। तो ये दो बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं। उसके बाद सारी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है, स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है, जिसमें इक्विटी सेल्स की सर्टिफिकेशन है जिसको स्टॉक ब्रोकर सर्टिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह एक म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन है, इस तरह एक कंप्लायंस ऑफिसर सर्टिफिकेशन है, एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है, उसके अलावा सेटलमेंट ऑफिसर सर्टिफिकेशन है। तो ये सर्टिफिकेशन फंक्शन स्पेसिफिक है। अच्छा, एनालिस्ट सर्टिफिकेशन जो है, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो इसमें तो आई थिंक यू हैव टू नो एटलीस्ट सम, यू हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये तो हर कोई नहीं कर सकता मेरे ख्याल से वाली पे। इसमें हमारी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह सीएफए की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मली बैचलर डिग्री को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जब आप एडमिशन कराते हैं तो उस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारी इस सर्टिफिकेशन की भी जो है वो प्रीरिक्विजिट कोई नहीं है, बट सर्टिफिकेशन काफ़ी एडवांस लेवल की है, जिसके लिए डेफिनेटली एनालिस्ट स्किल्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस तो जरूरी है। अच्छा, आप लोगों का कोर्स अब हाउ इज इट कंडक्टेड? इज इट अ क्लासरूम सेशन या आप लोग हाउ आर दीज थिंग्स कंडक्टेड, द कोर्सेज? इसमें जो हमारा जो बेसिक मैंडेट है वो ये है कि कैंडिडेट हमारे पास रजिस्टर होता है, हम उसको सेल्फ स्टडी रेफरेंस गाइड देते हैं जो कि फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसको अगर आसानी से एक कैंडिडेट जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो आसानी से उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। और उसके बाद फिर हम शेड्यूल डेट्स होती हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी डेट पे अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकता है और वो जाके टेस्टिंग सेंटर। अच्छा, आप लोग के फिक्स डेट्स हैं एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, ऐसे आप लोग दिए हुए होंगे डेट, आपका टाइम टेबल होगा आप लोगों का? ओके। तो उन डेट्स पे वो अपनी मर्जी से जिस डेट पे उसको सूटेबल लगता है तो वो उसको अपना शेड्यूल करके एग्जाम दे सकता है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। अच्छा, ओके ओके। और बेसिक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओके। इज इट अडैप्टिव टेस्टिंग और इज इट नॉर्मल कंप्यूटर टेस्टिंग, लाइक यू नो इज इट डज इट लाइक जैसे कैट जो होता है, जैसे जीमैट जीआरई वगैरह आजकल होते हैं, उसमें क्या होता है कि इट इज डन ऑन अ कंप्यूटर एंड वो आपकी स्किल लेवल को मेजर कर रहा होता है, यू नो एनालिटिकली वो पीछे प्रोग्राम को एल्गोरिथम चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन थ्रो करता है वो, या इट्स एक स्टेट फिक्स? अभी क्योंकि जिस तरह का जो लेवल है उसमें अगर एडेप्टिव टेस्टिंग में जाएंगे तो इट्स डिफिकल्ट। अच्छा, वो स्टेट प्रॉपर? हां, इट्स स्टेट एग्जामिनेशन। और नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। एंड हाउ मच डू यू नीड टू पास द एग्जाम? It's 50% in each section. 50% each section? हाँ, in each section. अच्छा, जो एनालिस्ट वाला जो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, जो आप एनालिस्ट सर्टिफिकेशन जो है, इसमें जो सेल्फ स्टडी गाइड आप देते हैं, तो अगर मैं जैसे अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं पढ़ने बैठता हूँ उसको और मैं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल फाइनेंस और इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू डू इट, तो डू यू आप लोग कोई हेल्प प्रोवाइड करते हैं? कोई किसी कुछ पूछना हो या कुछ पढ़ना हो तो हाउ डू यू गो दैट डू दैट, और सारा खुद ही करना है या फिर ये? इसमें नॉर्मली जो प्रैक्टिस है उसमें इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में वो ये होता है कि स्टडी रेफरेंस गाइड प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद जस्ट लाइक सीएफए जो है, जिस तरह सीएफए है, आपको दे देते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट टेस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह कैपलन श्वाइजर है,
वीले फाइनेंस है, उनसे आप डिफरेंट गाइड्स उनकी ले सकते हैं, Okay. या उनकी बुक्स ले सकते हैं, उसके अलावा उनके मॉक एग्ज़ाम ले सकते हैं। Okay. तो इसी तरह आप इससे रिलेटेड आपको कोई टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक स्टैंडर्डाइज हैं, नॉर्मली वही टॉपिक्स हैं, वही एरिया कवर होता है जो CFA में कवर होता है, Okay. क्योंकि वो स्टैंडर्ड एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है। Okay. अच्छा उसी लेवल का है ये? उसी लेवल का है। अच्छा ओके राइट। तो उनको रेफ़र कर सकते हैं, उन गाइड्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट पे भी काफ़ी मटेरियल मिल जाता है स्पेसिफिक टॉपिक पे जो स्टडी करना चाहें। सो आपकी जो अभी आपने मुझे बताया कि फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कंप्लायंस है, एनालिस्ट है, एंड देन रेगुलेशन वाला एक सर्टिफिकेशन है। सो व्हाट इज मोस्ट लाइक सबसे ज़्यादा लोग कौन से वाले पे ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब अभी तक जो आपका वो डेटा होगा? इसमें जो 2 सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हैं, 100% मैंडेटरी हैं, जिसमें स्टॉक ब्रोकर सर्टिफिकेशन है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन है। ये 2 सर्टिफिकेशन क्योंकि मैंडेटरी हैं तो इंडस्ट्री ऑब्वियसली उन पर फोकस करती है। तो ये 2 सर्टिफिकेशन, खासतौर पे म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन है ज़्यादा। म्यूचुअल फंड को मैंडेटरी, मतलब अगर वैसे मैं देखता हूँ कि म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है पाकिस्तान में वेरी मिनिमल, लाइक आई थिंक वेरी वेरी जो अंडर एसेट मैनेजमेंट जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, मुझे नंबर याद नहीं एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। उसको बिफोर दैट आई थिंक इक्विटी शेयर्स शुड हैव बीन मेड मोर मैंडेटरी देन म्यूचुअल फंड्स और द अदर वन। दोनों ही सेम ग्राउंड पे मैंडेटरी हैं, okay. सेम सर्कुलर्स हैं, सेम डेट में इशू हुए हैं, दोनों ही मैंडेटरी हैं। okay. अब इट्स अप टू SECP के वो इसमें इन्फोर्समेंट कितनी करा सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज मोर अडेप्टिव टू दिस। आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसको थोड़ा प्रोफेशनल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो ज़्यादा कंप्लायंस करते हैं ज़्यादा, और फिर उसमें उनको वैल्यू भी नज़र आ रही है कि उनके एजेंट्स ट्रेन हो रहे हैं और वो प्रॉपरली अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिस वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्ट उनका है। जबकि दूसरी साइड पे ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, क्योंकि वो एक तरीके से चलती आ रही है हमेशा से, एक पैटर्न उनका सेट हुआ है और उसी से वो बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो उनके नज़दीक शायद ये सर्टिफिकेशन इतनी वैल्यू एडिशन नहीं करती जो उनके नज़दीक है, बट उसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप देखें इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है। मैं तो एग्जैक्टली आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्रूशियल कि इसको करा जाए, इसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया जाए। तो आप SECP और आप लोग मिलके कोई आर यू डूइंग समथिंग टू प्रमोट इट एंड मेक श्योर दैट इट गेट्स इन्फोर्स्ड प्रॉपर्ली? इसमें SECP ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में, जिसमें SECP ने कुछ रेगुलेशन ऐसी निकाली हैं जिसमें जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे इसकी इन्फोर्समेंट होती रहेगी। जिसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन रिजीम SECP ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें उन्होंने इन सर्टिफिकेशन की कंप्लायंस को मैंडेटरी कर दिया है। अब वो उसका तरीकाकार ये है कि एवरी 6 मंथ जो है 25% ऑफ द ब्रोकर्स जो हैं उनका ऑडिट होता है। अच्छा ओके। तो एवरी 6 मंथ में फिर वो उनकी कंप्लायंस चेक होती है। तो ऑडिट एज इन लाइक दे गो टू द ब्रोकर्स हाउस एंड दे वुड टेस्ट द स्किल्स, से क्या करते हैं? उसमें उनकी सर्टिफिकेशन जो उनकी जितनी भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो उसको चेक करते हैं। और अगर कोई जिस तरह उनका स्टाफ है, लेट्स सपोज उनके पास 10 इक्विटी सेल्स पर्सन है और उन 10 के पास ही सर्टिफिकेशन नहीं है ICM की, तो ऑब्वियसली वो उनको नोटिस भी भेजते हैं और फाइन भी होंगे। और हाउ मच अभी हो ही नहीं है, फाइन होंगे गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, अब क्योंकि वो स्टार्ट उन्होंने कर दिया है एनफोर्समेंट, तो बाय द टाइम जब डेडलाइन खत्म होगी तो उसके बाद इसकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये सर्टिफिकेशन आप लोग देते हैं, इज इट एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली एज वेल? इसमें हमने 1-2 केसेस देखे हैं जिसमें अभी हम एक CISI जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट UK है, उसके साथ हम एक MOU करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी सर्टिफिकेशन और उनकी सर्टिफिकेशन जॉइंट जो है उनकी रिकग्निशन की जाए। तो वो एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो हमारे कैंडिडेट्स को ये होगा कि मिडल ईस्ट में CISI UK की तमाम सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है, रेगुलेटरी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर हमारी सर्टिफिकेशन यहाँ एक्सेप्टेबल हो जाती हैं जॉइंट रिकग्निशन में, तो वो कैंडिडेट्स आई थिंक दैट वुड बी, उसकी वजह से क्या होगा कि फिर जो लोग अभी शायद इतना इस पर नहीं आ रहे, तो आई थिंक वो एक इंसेंटिव होगा या वो एक अट्रैक्शन होगी लोगों के लिए कि हम उसको करें ताकि हम जाके बाहर भी नौकरी ले सकते हो। फिर आई थिंक ये कब तक इसका चांस है, क्या लग रहा है कि वेयर आर यू राइट नाउ ऑन दिस? इसमें हमने एक ड्राफ्ट MOU तक तो हम आ गए हैं, उसको बस ये फाइनलाइज करने का प्रोसेस है, और उसके बाद नेक्स्ट में हम इवैल्यूएशन फेज में आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ जो प्रायर टू दिस MOU है वो ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ने मोहम्मद मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, प्लीज होल्ड इट, इसको यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। नाज़िम विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक एंड डिस्कस इट फ्रॉम वेयर वी आर लीविंग राइट नाउ। थैंक यू।
राजेश वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन जो ICM प्रोवाइड कर रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, जो एनालिस्ट वाली सर्टिफिकेशन है, आई थिंक उस पर मजीद बात भी करेंगे। जी मोहम्मद अली, आप बता रहे थे कि ये रिकगनाइज की जाती है यूके वगैरह में भी। अच्छा, इसमें जो हमारी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसमें हमें कैंडिडेट्स फीडबैक जो मिला है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो स्टॉक ब्रोकर सर्टिफिकेशन की हुई थी, तो वो जब यूके उन्होंने अप्लाई किया है तो वो उनको बेसिक सर्टिफिकेशंस में CISI यूके ने एग्जाम्पशन दी हैं। ओके। तो इसी को आगे हम लेके जा रहे हैं कि ताकि एक फॉर्मल वे में इसका एक MOU हो और जॉइंट रिकग्निशन हो उनकी सर्टिफिकेशन की भी और हमारी सर्टिफिकेशन। तो उसकी जब वो हो जाएगा इंशाल्लाह कोई एग्रीमेंट, तो फिर जो भी सर्टिफिकेशन आपकी करेगा तो उसकी जो जॉब प्रोबेबिलिटी, अब जॉब उसकी अपॉर्चुनिटी के चांस, जॉब लेने के चांसेस पाकिस्तान से बाहर बढ़ जाएंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक सूनर यू डू इट द बेटर, बिकॉज आई थिंक इससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट भी होंगे इसकी तरफ और आपका अवेयरनेस भी बढ़ेगा। अच्छा मोहम्मद अली, हम जो बात कर रहे थे ऑफ द ईयर भी एज वेल, CFA नाज़रीन थोड़ा सा पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ना, अगेन इट्स अ वेरी न्यू ट्रेंड इन पाकिस्तान और बड़ी ही एक अच्छी एक सर्टिफिकेशन ही सर्टिफिकेशन इस लेवल, 3 लेवल्स होते हैं इसके अंदर। और अभी मोहम्मद अली से मैं ऑफ द ईयर जब बात करता हूँ वो कहते हैं कि इनकी जो एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है दैट इज़ एज गुड एज लेवल 2 ऑफ CFA। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ना करें, CFA ना करें, ये कर लें, बट जो CFA बच्चे करना चाह रहे हैं या जो लोग CFA को एस्पायर कर रहे हैं, आई थिंक वो अगर ये वाली सर्टिफिकेशन एनालिस्ट वाली करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन उनकी हो जाएगी। तो क्या फीस है इसकी मोहम्मद अली? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहते हैं बहुत मजीद इस बेटर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। इसमें देखिए जो CFA है ये एनालिस्ट सर्टिफिकेशन या फाइनेंशियल एनालिसिस में एक रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है और इट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज और एक एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन है जिसको अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेप्ट करती हैं। हमारा भी इनके साथ एक एक्सेप्टेबिलिटी का एक बेसिक एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, जिसमें हो गया या हो रहा है अभी? इसमें एक चीज़ ये हुई है कि हमने इन जो CFA चार्टर होल्डर्स हैं उनको फंडामेंटल ऑफ कैपिटल मार्केट अगर वो एग्जाम कराना चाहें तो वो एग्जाम्पशन उनको अवेलेबल है। सॉरी कब अगेन? हमारा एक फंडामेंटल ऑफ कैपिटल मार्केट सर्टिफिकेशन है, तो अगर कोई CFA चार्टर होल्डर है तो वो उसमें एग्जाम्शन में अप्लाई कर सकता है, तो वो उसके लिए एग्जाम्प्ट होगी। अगर किसी की 3 सर्टिफिकेशन की जिस तरह रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हेड ऑफ सेल्स हैं या हेड ऑफ या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो उसके लिए 3 सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हैं, खासतौर पर हेड ऑफ सेल्स के लिए। तो उसमें फंडामेंटल कैपिटल मार्केट एक सर्टिफिकेशन है, वो भी मैंडेटरी है और मार्केट रेगुलेशंस भी। तो अगर उसने CFA किया हुआ है उस कैंडिडेट ने तो वो आपको FCM उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो क्या उसके बाद जो दूसरी आपका सवाल था कि जो हमारी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है, हमारी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन जो है वो बेसिक जो लेवल 2 का करिकुलम है उसको कवर करती है। CFA लेवल 2 का करिकुलम जो है उसको कवर करती है। ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है वो CFA करना चाहता है या CFA में इंटरेस्टेड है और उसको अभी इस बात पे श्योरिटी नहीं है कि उसका अपना लेवल क्या है और वो कर सकता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है CFA जो, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर करें तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन क्योंकि हमारा करेंसी का हम तो फिर भी गरीब मुल्क है ना, एग्जैक्टली हमारे लिए काफी उसमें जो पास रेशियो है वो कम हो जाता है, तो यू हैव टू बी श्योर कि आपकी तैयारी पूरी है। तो आप बड़ी सही बात करने लगे कि जिसको थोड़ा सा शक हो अपने बारे में वो सॉरी कंटिन्यू करें इसको। अच्छा, उसमें वो ये कि वो हमारे पास रजिस्टर्ड होकर वो सर्टिफिकेशन ICM की सर्टिफिकेशन ट्राई कर सकता है। हमारी फ़ी तो खैर जो CFA चार्ज करता है उसका प्रॉब्ली 1/10 भी नहीं होगी। हमारी तो 5000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 5000 एग्जामिनेशन। एक्सीलेंट ब्यूटीफुल यार, एक्सीलेंट। ओके, तो उसका अब क्योंकि CFA में एक रजिस्ट्रेशन भी है और एग्जामिनेशन दोनों फ़ी होती हैं, तो दैट कम्स मोर देन 100,000 से ऊपर चला जाता है। 100,000 एग्जैक्टली। तो एक और उसमें एक और ये भी एडवांटेज होगा कि अगर वो हमारी सर्टिफिकेशन पास कर लेता है तो उसके लिए इनकरेजिंग भी होगा और उसकी मोर देन 50% प्रिपरेशन भी हो जाएगी CFA के लिए। मोर देन 50% प्रिपरेशन, मोर देन 50% प्रिपरेशन, एंड एटलीस्ट ही वुड गेट द कॉन्फिडेंस एज वेल कि यार मैं इस लेवल की चीज़ कर सकता हूँ, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो टेस्ट में जाएगा। आई थिंक ये बड़ा अच्छा। राजीव, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि CFA जो है वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की एक सर्टिफिकेशन होती है जिसकी ये फीस हर लेवल की अलग अलग होती है एंड इट गोज अबव लाख रुपए, और उसको आपको जब तक आप क्लियर नहीं करते यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन, एंड उसका ज़रा सा ये टफ एग्जाम होता है। तो कुछ लोग जो कि जैसे मोहम्मद अली ने बताया कि इनकी जो एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है अगर कोई चाहे तो उसमें अपीयर होगा जिसकी टोटल कॉस्ट 10,000 रुपये है, सही है। तो समबडी हू वांट्स टू चेक हिज स्किल्स एंड गेट हिमसेल्फ गिव हिम द कॉन्फिडेंस, तो वो आई थिंक ये वाली सर्टिफिकेशन करके उसको अपने आप को ब्रशअप कर सकता है। अच्छा मोहम्मद अली, मूविंग ऑन, आप अभी जो एक बात कर रहे थे कि हर लेवल ऑफ हायरार्की के हिसाब से सर्टिफिकेशन है, तो दिस इज़ इन रिलेशन टू द इक्विटी सेल्स या हर किस्म की सेल्स के लिए होता है ये?
देखिए इसमें दो एरियाज़ अभी इन सर्टिफिकेशन में कवर हुए हैं मेजरली जहाँ पे बिजनेस आता है। इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है और ब्रोकरेज हाउसेस हैं। सो ब्रोकरेज हाउसेस में पहले अप्रैल 2015 में सर्कुलर आया था, उसमें था कि 2 बेसिक सर्टिफिकेशन अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टाफ पे मैंडेटरी थी अदर देन जो सपोर्ट स्टाफ है। फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट और मार्केट रेगुलेशन दो थी। खासतौर पे वो फंक्शनल एरियाज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पे वो जिनकी क्लाइंट से इंटरेक्शन है, जिस तरह सेटलमेंट ऑफिस है, रिस्क मैनेजमेंट है, कंप्लायंस है और इक्विटी सेल्स है और इक्विटी रिसर्च, इन 5 डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैंडेटरी थी 2 बेसिक सर्टिफिकेशन तमाम स्टाफ मेंबर्स को करनी थी। बट इसमें फिर कुछ प्रेशर कहें या फॉर द टाइम बिंग जो है वो इसको थोड़ा सा डेफर कर दिया कि 2 बेसिक सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो अभी फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दी है। तो उसके बाद थोड़ी सी अमेंडमेंट ये की गई है कि जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके लिए 2 सर्टिफिकेशन ये मैंडेटरी कर दी गई हैं। अगर कोई हेड ऑफ सेटलमेंट है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या हेड ऑफ ऑपरेशंस है, उनके ऊपर ये सर्टिफिकेशन 2 बेसिक मैंडेटरी हैं और हेड ऑफ सेल्स के ऊपर 3 मैंडेटरी, क्योंकि एक उनकी इक्विटी सेल्स की और ये 2 बेसिक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हैं और इवन चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी 2 सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हैं। मैं थोड़ा सा इसको मेरा एक इसमें आई वुड लाइक टू कमेंट और मे बी आई वांट टू मेक अ नोट ऑन दैट कि यार इसमें तो फिर बड़ी अजीब सी बात इसलिए है कि जो हेड ऑफ सेल्स है वो तो फिर भी थोड़ा सा मैच्योर एक बंदा होता है, थोड़ा सा है ना, ही वुड बी वेरी केयरफुल इन कंसल्टिंग एंड एडवाइसिंग ऑन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बट जो नीचे के जो ज़्यादा जो नए यंग सेल्स पीपल जो होते हैं, दे आर मोर एनर्जेटिक, मोर एंथुसियास्टिक, दे आर मोर नंबर्स ड्रिवन, कमीशन चाहिए होता है उनको, तो वो ज़्यादा गलती का चांस वहाँ पर होता है। तो ये तो मुझे बड़ा उल्टा लगा कि आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए बजाय से ये ऊपर जोर लगा रहे हैं। तो इसकी तो वजह उनके ऊपर भी एक सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है। एक सर्टिफिकेशन जो इक्विटी सेल्स स्टॉक ब्रोकर सर्टिफिकेशन है वो तमाम सेल्स स्टाफ पे मैंडेटरी है, मींस जो इक्विटी एडवाइस देते हैं। लेकिन जो हेड ऑफ सेल्स है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए रेगुलेशंस का भी, ताकि वो गाइड कर सके बाकियों को भी। तो इस वजह से हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये सर्टिफिकेशन रिसर्च की भी सर्टिफिकेशन आपकी है अभी पिछले दिनों एक ये एनालिस्ट सर्टिफिकेशन जो है वो इक्विटी रिसर्च के लिए है। एनालिस्ट सर्टिफिकेशन उसमें इक्विटी उसमें इज पार्ट ऑफ दैट। हाँ, वो एक ही सर्टिफिकेशन है। एनालिस्ट सर्टिफिकेशन मींस के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो है उसके लिए सर्टिफिकेशन है। उसका पूरा नाम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, दैट्स हाउ इट्स डेजिग्नेशन इज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन जो सर्टिफिकेशन है उसका नाम एनालिस्ट। अच्छा ठीक है, आपकी सर्टिफिकेट का नाम है एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, बट द टाइटल दैट यू गेट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इज अच्छा। तो पिछले दिनों जब ये एक इशू भी हुआ था बिकॉज ऑफ सम रिसर्च, समबडी यूज्ड द रिसर्च एंड बॉट द स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, तो वो आई थिंक काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स को जो है कंट्रोल किया जा सकता है अगर सर्टिफिकेशन प्रॉपर्ली की हुई हो या कंप्लायंस पूरी की हुई हो लोगों ने। इसमें रेगुलेटरी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो भी एनालिस्ट हैं वो जब एडवाइस दे रहे हैं तो वो उनको मालूम हो कि भाई वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो किस तरह देनी है। इस पे SECP ने एनालिस्ट रेगुलेशंस भी निकाले हैं, जो कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का ये जो एनालिस्ट से रिलेटेड इनसाइडर ट्रेडिंग के मैटर्स हैं ये सारे उसके अंदर कवर होते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अब उस रेगुलेशन के थ्रू इन्फोर्स होंगी। और एक और स्टेप भी SECP ने लिया है कि जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब अब SECP के पास रजिस्टर होंगे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी और रिसर्च एंटिटीज़ जितनी जो जिनके थ्रू रिसर्च प्रोवाइड होती है वो सब इन रेगुलेशन के तहत वो सब SECP के पास सब रजिस्टर होते हैं। और वो उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी रिसर्च है वो उसका रिकॉर्ड भी वो खुद भी मेंटेन रखेंगे और पीरियडिकली SECP को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ओके, एक्सीलेंट, ओके। अच्छा मोहम्मद अली, लाइक इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आई मीन जो हमारे कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर है आज के प्रोसेस में भी टच अपॉन कर लेते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग and it's not settling down anywhere. So how do you see right now, I mean, being in the industry and you have worked in the industry as well, तो क्या आपको लगता है, what is your comment on that? मेरे ख्याल एक लॉन्ग बुल रन के बाद जो 2012 से स्टार्ट हुआ था, अब एक लेवल पे आके मार्केट जो है वो सेटल हो रही है। और क्योंकि 3 ईयर बुल रन के बाद और वो भी 3 टाइम्स मार्केट बढ़ी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सेटल होने में किसी लेवल पे। फिर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, पॉजिटिव भी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है मार्केट अभी तक जो है वो इसी लेवल पे सस्टेन कर रही है, जिसमें आपका इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस के लिए अप्लाई किया हुआ है MSCI में। तो एक वो पॉजिटिव है, उसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लोज आ सकते हैं। फिर नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हैवी वेट आपका इंडेक्स हैवी वेट है ऑयल इंडस्ट्री से, मेजर जो चंक है वो नहीं है, तो वो उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी है। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, वो इम्पेक्ट कर रही हैं। उसके बाद फिर अब पॉलिटिकल भी थोड़ा सा है, ऑन एंड
ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल जो कोई है ना कोई आ नई रहा चीज़ आ जाती है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी, आई थिंक अनसर्टेनिटी इज द मेजर फैक्टर एज वेल। ओके, तो ये चीज़ें जब सेटल होंगी, इररिस्पेक्टिव पॉलिटिकल सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी तो रहती है। पाकिस्तान का तो पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तानी मार्केट का, एब्सोल्युटली, तो ये नॉर्मली मार्केट हमारी मार्केट इग्नोर कर देती है। बट जो इकोनॉमिक फ्रंट पे है चीज़ें, वो थोड़ी सी बेहतर जैसे ही होंगी तो वो मार्केट जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वैसे अगर हम देखते हैं ना, यू नो, एवरीबडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, whoever is coming out talking good about Pakistan numbers, अब सच्चाई जो भी हो पीछे वो एक अलग डिबेट है, बट हाउ मच डज इट इफेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर? मतलब इनकी जो बातें यार, लोगों को सब सच पता होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें तो आपका जो एडवाइस दे रहा है जो इक्विटी सेल्स पर्सन है, अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकता है आपके इन्वेस्टर को, तो फिर इन्वेस्टर उससे कन्विंस भी हो सकता है और इन्वेस्टर को वो इफेक्ट कर सकती है। जिस तरह अगर एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, GDP ग्रोथ है, और ख़ासतौर पे आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है और आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, और जिस तरह PSDP जहाँ स्पेंड हो रहा है, तो सीमेंट की डिमांड है, एनर्जी सेक्टर है, तो इन चीज़ों को अगर आपका एक इक्विटी सेल्स पर्सन इन्वेस्टर को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर ले, तो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। तो मैं जो अभी आपकी बात से लगाया, सीमेंट, एनर्जी एंड 3-4 सेक्टर्स, तो व्हाट अबाउट द, यू नो, द ब्रेड्थ ऑफ इन द मार्केट? ऐसा कुछ, मतलब आप लोगों के फ्रॉम ICM पर्सपेक्टिव एज वेल, तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव नजर होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसमें ज़्यादा तो यही 2-3 सेक्टर्स हैं, खास एक बैंकिंग सेक्टर भी है, बैंकिंग एग्जैक्टली, तीसरा बैंकिंग है, तो इस वजह से मार्केट ज़्यादा इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। बट जो लिक्विडिटी है उस पर गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अब खासतौर पे इकोनॉमिक मैनेजर्स को, कि मार्केट में लिक्विडिटी के लिए बाकी सेक्टर्स को भी इंसेंटिव दिए जाएं। आपका टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज भी टेक्सटाइल सेक्टर में है, बट उनकी लिक्विडिटी नहीं है, क्लोजली हेल्ड हैं, वो शेयर होल्डिंग जितनी भी है वो क्लोजली हेल्ड हो जाती है, फैमिली बिजनेस exactly। तो इस तरह अगर जब तक लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं करेगी तो किसी और सेक्टर में चाहे कितनी भी डेवलपमेंट होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी मार्केट में। तो ये एक इशू है जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। एक चीज़ और आपसे पूछनी, अभी मुझे ख्याल है, मैं ऑफ द एयर बात कर रहा था कि ये तो मैंडेटरी कंप्लायंसेस तो आप लोग ICM में करा ही रहे हैं, यू नो, फॉर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आई रियली होप, एंड मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और इन्फोर्स किया जाए इसको। आई थिंक इट कैन रियली हेल्प द स्टॉक मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान। बट वाई डोंट यू मेक इट एट अ बिगर लेवल? यू नो, आई नो आप मुझे बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इतने मार्केटिंग बजट्स नहीं होते कि आप उसको ज़्यादा एडवर्टाइज करें अपने प्रोग्राम्स को, बट maybe, you know, you can join hands with the educational institutions like IBA, ये CBM है, LUMS है, इनके साथ मिलके maybe you can promote more education for general public, you know, कि वो भी आके किसी जैसे में हम CFA वाली बात कर रहे थे, तो I think हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से you might get some better calls for the analyst certification। तो मैं तो बड़ा चाहूँगा, क्योंकि I'm a very strong proponent of this thing, कि यार ये तो बड़े अच्छी सर्टिफिकेशन, people should do it for their enhancement of their overall education level। तो आप लोग क्यों इसमें, मतलब व्हाट इज योर, आर यू थिंकिंग ऑन दोस लाइंस? देखिए, इसमें 2-3 एरियाज हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, जिसमें हम CBM के साथ भी काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सर्टिफिकेशंस को हम एक प्रॉपर मेजर सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए उनके साथ डिस्कशन में हैं। हमारी साइड से काम रेडी है, हमने उनके पास भेजा हुआ है, वो रिव्यू करें। ऑब्वियसली CBM इज अ बिग यूनिवर्सिटी, तो इट टेक्स टाइम टू प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सही, ठीक है। सिमिलर ग्राउंड्स पे IBA के साथ भी एक प्रोग्राम है जिसके लिए हम कर रहे हैं, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज भी उसमें हमारे साथ है। अच्छा, ओके। वो भी प्रॉपर लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव जो आप लोग करना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें हम एक IBA के साथ ये करें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हमारी सर्टिफिकेशन से लिंक्ड एक कैपिटल मार्केट पे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करें, जो कि रेगुलर बेसिस पे वहाँ वो उसके सेशन कंडक्ट हों और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक एजुकेट भी हो सकता है। और फिर अपनी फीस आप वही रखिएगा जो आपकी अभी है, बिकॉज IBA की जो फीस आई थिंक इज क्वाइट ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा है, जो एक आम आदमी की तरह, नए बच्चों की तरह मुश्किल हो जाता है करना थोड़ा सा। हाँ, ये तो डेफिनेटली है कि मेरा आपको एडवाइस या सजेशन यही होगा आई थिंक। इसमें फ़ी का जो मैटर है, उस प्रोग्राम की फ़ी का जो मैटर है, तो वो इट्स अप टू IBA। अच्छा, तो इसमें आप लोगों का रोल क्या होगा फिर? इसमें हमारा करिकुलम है, हमारा जो करिकुलम रिव्यू होगा, एग्जाम। बट व्हाट बेनिफिट डू यू गेट? आई मीन डोंट यू गेट द शेयर ऑफ द फी, और कुछ पे से आप लोगों का क्या होगा फिर इसमें? बिकॉज़ आई एम श्योर देखो, इवन नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट, एवरीबॉडी वर्क्स फॉर सम काइंड ऑफ, यू नो, मॉनेटरी बेनिफिट एज वेल।
and promotion of the organization. देखिए इसमें दो चीज़ों को सामने रखा गया था। एक ये कि हमारी सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे कहीं प्रोवाइड की जाए। Okay, I think that's okay. हाँ, I think एक मेजर ऑब्जेक्टिव ठीक हो था। गया, very good. और इसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो जो फ़ी IBA चार्ज करेगा वो डिपेंडेंट है IBA के ऊपर, क्योंकि उससे हमारा शेयर नहीं है, क्योंकि अगर कैंडिडेट वहाँ से प्रिपरेशन लेके हमारे पास आएगा तो हमारे पास सिर्फ वो एग्जामिनेशन फ़ी मैं एक एडवाइस दूँ उस पे भी, आई थिंक SCCP अगर इसमें इन्वॉल्व होगा ना, एंड दे रेगुलेट देम टू कीप द फीस इन कंट्रोल, आई थिंक दे कैन डू दैट। आई थिंक SCCP हैज टू प्ले अ रोल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, और मैं आई कुड बी रॉन्ग बट इसमें एक चीज़ कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि IBA के पास बहुत स्किल्ड स्टाफ है और हाईली पेड भी डेफिनेटली होगा, तो उसका टाइम और रिसोर्सेज जब यूटिलाइज होंगे तो you change the way of teaching as well. मैं समझता हूँ वही आपका रहेगा, वही कि it's going to be a training material and then the people will study themselves and अच्छा नहीं वो प्रॉपर ट्रेनिंग वो क्लासरूम लेक्चर्स अच्छा ठीक ओके, तो उसमें फिर ऑब्वियसली एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मोहम्मद अली, टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू मोहम्मद अली, एंड अगेन वेरी प्लीजिंग टू टॉक टू समबडी लाइक योरसेल्फ, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। नाज़रीन, दिस वाज आवर प्रोग्राम कैपिटल मार्केट की इंस्टीट्यूट के ऊपर। आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है, एंड आई होप दैट द कंप्लायंस क्राइटेरिया दैट SCCP is setting up get enforced properly and our stock market grows. Thank you very much for watching the program. इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी with a new program and a new expert. अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।